जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे, उससे संबंधित रिलेटेड फैक्ट को भी साथ साथ देखते हुए चलेंगे। जितना भी महत्वपूर्ण बात होगा हम सब कुछ बताते हुए चलेंगे। साथ में पेन पेपर सब कुछ लेकर बैठिएगा और साथ में लिखते भी चलिएगा। जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट होगा वो हम यहाँ पे बताएंगे, वो आप नोट डाउन भी करते हुए चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड लोक सेवा आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है। तो झारखंड लोक सेवा आयोग की नई अध्यक्ष बनी है मेरी नीलिमा करकेट्टा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। मेरी नीलिमा करकेट्टा जो है झारखंड लोक सेवा आयोग की नई अध्यक्ष बनी है। देखिए, लोक सेवा आयोग का गठन जो है वो आर्टिकल 315 के तहत किया जाता है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक बॉडी है जिसका संविधान में उल्लेख किया गया है, जिसमें धारा लगा रहता है, धारा लिखा जाता है, वो एक संवैधानिक बॉडी नहीं होता है। लेकिन जिसमें अनुच्छेद लिखा रहता है वो संवैधानिक बॉडी होता है। तो 315 आर्टिकल के तहत इसका उल्लेख संविधान में किया गया है। और ये राज्य लोक सेवा आयोग हो या केंद्र का लोक सेवा आयोग हो, इसका उल्लेख जो है वो 315 में किया गया है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग का बात अगर करें तो झारखंड लोक सेवा आयोग का स्थापना जब हुआ था 2002 ईस्वी में हुआ था। आपको पता है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का गठन हुआ था और ये 28वां राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। इसके बाद 2002 ईस्वी में झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। इसके बाद 2003 में ये पहली बार परीक्षा लिया था। मतलब झारखंड लोक सेवा आयोग जो है वो पहली बार परीक्षा कब लिया था, 2003 ईस्वी में लिया था। इस हिसाब से आप देख सकते हैं 7 to 10th जेपीएससी जो है 2021 में कंप्लीट हुआ है, 2022 में आकर यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। तो इससे आपको पता चल सकता है कि ये कितना स्लो चल रहा है। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये अब सरकार पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये लेकिन एक संवैधानिक बॉडी है, मतलब स्वतंत्र निकाय है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। कहने का मतलब इसकी स्थापना 2002 ईस्वी में हुआ था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस प्रख्यात शिक्षाविद और साहित्यकार को मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये ध्यान में रखिएगा, 2022 ईस्वी में झारखंड के एक शख्स हैं, शिक्षाविद साहित्यकार भी रहे हैं, उनका निधन हो गया। उसके बाद जो है वो मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। उनका नाम है डॉक्टर गिरधारी राम गंझू। तो गिरधारी राम गंझू जो हैं उनको 2022 में मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये शिक्षाविद हैं और साहित्यकार भी हैं। आपको हम बता दें कि जो गिरधारी राम गंझू हैं वो नागपुरी साहित्य से संबंधित हैं, नागपुरी साहित्य से संबंध रखते हैं। अगर आप उनका देखेंगे बहुत अच्छा आर्टिकल, उनका जो साहित्य देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक है मरांड गोमके। देखिए, मरांड गोमके किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जयपाल सिंह मुंडा को। मरांड गोमके जयपाल सिंह मुंडा को कहा जाता है, ठीक है, जिसका मतलब होता है द ग्रेट लीडर, ठीक है, द ग्रेट लीडर। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था 6 जेपीएससी में कि मरांड गोमके किसको कहा जाता है, तो जयपाल सिंह मुंडा को कहा जाता है। और इसका मतलब क्या होता है, द ग्रेट लीडर, मतलब महान नायक, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है आपको कि मरांड गोमके किसने लिखा है, तो ये यही लिखे थे डॉक्टर गिरधारी राम गंझू। और इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए, एक और लिखे थे महाराजा मदरा मुंडा, इनका ही साहित्य है, ठीक है। तो ये महाराजा मदरा मुंडा और एक है यहाँ पे मरांड गोमके जयपाल सिंह मुंडा। ये दोनों साहित्य जो है बहुत महत्वपूर्ण साहित्य है किनका, तो ये गिरधारी राम गंझू का। और 2022 ईस्वी में इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। इसके पहले 2021 में छुटनी देवी को मिला था। और छुटनी देवी को क्यों दिया गया था, तो ये डाइन प्रथा के उन्मूलन के लिए, डाइन प्रथा से अकेले लड़ी थी और उसके प्रति लोगों को अवेयर करने का काम कर रही थी, जागरूक करने का काम कर रही थी छुटनी देवी। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। डाइन प्रथा उन्मूलन के लिए छुटनी देवी को 2021 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है और 2022 ईस्वी में डॉक्टर गिरधारी राम गंझू को मिला है मरणोपरांत। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। देखिए, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ये सब जो पुरस्कार है इसका शुरुआत जो हुआ था 1954 ईस्वी में हुआ था।
लेकिन एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें किसी तरह का प्राइज़ नहीं दिया जाता। किसी तरह का प्राइज़ नहीं, कहने का मतलब कि पैसे नहीं दिया जाता है, इसमें किसी तरह का पैसा नहीं दिया जाता, एक सम्मान दिया जाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न जो है 1954 से चालू हुआ था और इसमें किसी तरह का अमाउंट मतलब किसी तरह का पैसा नहीं दिया जाता, एक सम्मान दिया जाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा और साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के द्वारा कितने दिनों का रीडिंग कैंपेन चलाया जा रहा है? तो देखिए रीडिंग कैंपेन जो है झारखंड में कितने दिनों का चलाया जा रहा है, तो वो चलाया जा रहा है मतलब 100 दिनों के लिए। ठीक है, 100 दिनों का रीडिंग कैंपेन झारखंड में चलाया जा रहा है। देखिए झारखंड में रीडिंग कैंपेन चलाने का मतलब ये है कि साक्षरता दर को थोड़ा बढ़ाना और लोगों को साक्षरता शिक्षा के प्रति जागरूक करना, क्योंकि झारखंड जो है वो एकदम निचवा से दूसरा नंबर में आता है शिक्षा के दृष्टि से देखा जाए तो। बिहार के बाद शिक्षा में सबसे पिछड़ा हुआ देखा जाए तो झारखंड ही है, मतलब कि नीचे से इसका नंबर आता है। मतलब देखेंगे नीचे में देखेंगे तो 32वां नंबर पर आता है शिक्षा में, 33वां नंबर पर आपका बिहार आता है। तो बिहार से मात्र ऊपर है झारखंड, बाकी इसके ऊपर सभी राज्य है। मतलब नीचे से दूसरे स्थान पर झारखंड आता है शिक्षा में। तो शिक्षा में काफ़ी सुधार की ज़रूरत है झारखंड में। तो रीडिंग कैंपेन जो है 100 दिनों के लिए चलाया जा रहा है, प्रारंभ किया गया है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। साक्षरता दर अगर पूछा जाए झारखंड का क्या है, तो साक्षरता दर जो झारखंड का है वो 66.4% है, 66.4% इसका साक्षरता दर है। और अगर पुरुष का साक्षरता पूछा जाए तो 76.8% मतलब 76.8% है। महिला साक्षरता दर पूछा जाए तो 55.4% मतलब 55.4% इसका साक्षरता दर है महिलाओं का। ठीक है, और भारत में स्थान बता दिए 32वां है। सर्वाधिक जो साक्षरता दर है वो रांची का है। पुरुष में भी सर्वाधिक साक्षरता दर रांची का ही है, और उसके बाद महिलाओं में भी साक्षरता का दर सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो रांची का ही है। सबसे कम साक्षरता दर है पाकुड़ का, महिलाओं में भी पाकुड़ का है और पुरुषों में भी पाकुड़ का है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, सबसे कम साक्षरता दर पाकुड़, सर्वाधिक रांची। और अगर होल टोटल देखेंगे साक्षरता दर जो है वो 66.4% है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। देखिए हम ये रिलेट करके इसलिए बताते हैं क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं, बनने का चांस बनता है। तो हम कोशिश करते हैं कि उन सभी बातों को यहाँ पे रखा जाए आपके समक्ष। तो अगर कैसा लगेगा थोड़ा फीडबैक भी दिया कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जब तक फीडबैक नहीं देंगे तब तक हम नहीं समझ पाएंगे कि आप लोग को क्या इस तरह की पढ़ाई पसंद आ रहा है क्यों नहीं। थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोग का। अगर आप लोग का सपोर्ट प्यार मिलेगा तो हम बहुत सारा वीडियो इसी तरह का लेकर आने का प्रयास करेंगे। तो आई होप ये चीज़ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस झारखंडी तीरंदाज को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। एक तीरंदाज हैं जिनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो सबिता कुमारी हैं। सबिता कुमारी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया है। और ये किसकी खिलाड़ी है, तो सबिता कुमारी जो है वो तीरंदाज की खिलाड़ी है। इसी तरह से दीपिका कुमारी जो नंबर 1 अभी चल रही है, तो ये किस चीज़ का खिलाड़ी है, तो वो भी आपका तीरंदाजी का खिलाड़ी हैं, तीरंदाज ही हैं। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से अभी हाल फिलहाल में एक सुमति कुमारी जो गुमला की खिलाड़ी है, उनको भी भारतीय फुटबॉल टीम में चयन किया गया है। तो ये भी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुमति कुमारी का संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल से है। और यहाँ पे किस राज्य मतलब जिला से है, तो गुमला से संबंध रखती है। तो सुमति कुमारी का संबंध गुमला से है, फुटबॉल के लिए चयन हुआ है भारतीय टीम में। और अगर देखा जाए यहाँ पे तो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित हुई है झारखंडी तीरंदाज हैं कौन, सबिता कुमारी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इसी तरह कुछ खिलाड़ी और को आपको ध्यान में रखना है, जैसे अंशुता लकड़ा हो गया, हॉकी से संबंधित थी। आशिता लकड़ा ये हॉकी से संबंधित है। इसी तरह से सुमराई टेटे का नाम आप सुने होंगे, ये सिमडेगा साइड से आती हैं, तो इसका संबंध किससे, हॉकी से है। सिलवानुस डुगडुग का संबंध किससे है, हॉकी से है। तो ये सबको याद रखिएगा। और हॉकी जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण देखा जाता है, सबसे ज़्यादा खेला जाता है कहाँ, सिमडेगा साइड में। तो खेलों का नर्सरी जिला को किसको कहा जाता है, तो ये सिमडेगा को कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर हॉकी की खिलाड़ी जो हैं वो यहीं से आते हैं, मतलब सिमडेगा साइड से
साइड से आते हैं। तो इसको थोड़ा सा, निक्की प्रधान को भी आप लोग जानते होंगे, वो भी हॉकी खेलती है, लेकिन वो सिमडेगा साइड की नहीं है, वो रांची साइड की है। तो ये सभी बातों को थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखिएगा। महेंद्र सिंह धोनी को तो सब लोग जानते हैं, उसमें तो किसी तरह का बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। वो बहुत महान खिलाड़ी रहे हैं भारत में। अगर झारखंड का नाम अगर कहीं ऊंचा किए हैं तो सबसे ज़्यादा महेंद्र सिंह धोनी किए हैं। वरुण एरोन का नाम सुने होंगे, वो भी क्रिकेट से संबंधित है। इसी तरह से आप मतलब एक तिवारी जी हैं, मतलब कौन, सौरव तिवारी, वो भी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है, वो झारखंड से ही संबंध रखते हैं। तो इस तरह का जो बड़े बड़े खिलाड़ी रहे हैं उनका नाम दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न जब पूछा जाएगा ना तो वो पूछ देता है कि किस राज्य से संबंधित है। मतलब ये राज्य वाला तो आप लोग निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये पूछ देगा कि किस खेल से संबंधित है, तो वहाँ दिक्कत होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। अरुणा मिश्रा ये बॉक्सिंग करती है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक लक्ष्मी कुमारी जो झारखंड से खेलती है, वो क्रिकेटर है, ठीक है, वो हजारीबाग साइड से संबंध रखती है। तो इस तरह से बहुत, एक लक्ष्मी पांड्या है, वो भी बॉक्सिंग करती है, ठीक है, बॉक्सिंग करती है लक्ष्मी पांड्या, ठीक है। तो इस सब को थोड़ा थोड़ा नाम ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा तो आपको दिक्कतें हो सकती है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमृत योजना के तहत झारखंड में कितने पार्क बनाए जाएंगे? तो अमृत योजना के तहत झारखंड में 35 पार्क बनाए जाएंगे। देखिए, अमृत योजना का प्रारंभ 2015 ईस्वी में हुआ था, लेकिन इसका फिर 2.0 आया 2021 में। तो इस तरह से इसको अपडेट किया जा रहा है। तो देखा जाए तो अमृत योजना के तहत 35 पार्क बनाने का बात झारखंड में कहा गया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगर बात आया पार्क का, तो कुछ पार्क जो महत्वपूर्ण है बार बार पूछा जाता है, लेकिन एक बात और, जो ये 35 पार्क बनाए जाएंगे वो राज्य सरकार, केंद्र सरकार और नगर निगम के सहमति से बनाए जाएंगे, ये साथ मिलकर बनाएंगे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे बात आता है कि कुछ पार्क जो महत्वपूर्ण पार्क हैं, जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में झारखंड में पूछे जाते हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। जैसे 2016 ईस्वी में जब जेपीएससी हुआ था, 6 जेपीएससी, तो उसमें निर्मल महतो पार्क कहाँ है वो पूछा गया था। तो निर्मल महतो पार्क कहाँ है? हजारीबाग में है। सम्राट अशोक पार्क अगर पूछा जाए वो कहाँ है, तो वो रांची में है। इसी तरह से दादा दादी पार्क बनाने की बात कहाँ किया गया है, तो ये दादा दादी पार्क झारखंड के सभी जिलों में बनाने की बात कहा गया है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। दादा दादी पार्क झारखंड के सभी जिलों में बनाने की बात कही गई है। ऑक्सीजन पार्क अगर पूछा जाए तो कहाँ पे है, तो ये रांची में है। फिर एक घोड़बंदा थीम पार्क कहाँ है, तो ये जमशेदपुर में है, पूर्वी सिंहभूम जिसको कहते हैं। एकमात्र भारत का शहर है जमशेदपुर, सेंसर सिटी लाइटिंग में लाया है। लाइटिंग जो क्षेत्र होता है, मतलब लाइटिंग मतलब समझ रहे हैं, जो चौक चौराहे में लाइट जलता है, वो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, पता नहीं अब होता है कि नहीं, लेकिन एक सेंसर सिटी वाला शहर जो है वो जमशेदपुर ही था। तो घोड़बंदा थीम पार्क जमशेदपुर, जो पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है। और एक है अंबेडकर पार्क सिल्ली, ये रांची साइड में पड़ता है। तो अंबेडकर पार्क कहाँ है? सिल्ली में है। घोड़बंदा थीम पार्क जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम। ऑक्सीजन पार्क रांची। दादा दादी पार्क सभी जिलों में खोलने की बात कही गई। और उसके बाद सम्राट अशोक पार्क रांची में, और निर्मल महतो पार्क जो है वो हजारीबाग में यहाँ पे मतलब है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। निर्मल महतो पार्क पूछ चुका है तो फिर से पूछ सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। झारखंड में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है, तो बोकारो में है, ठीक है। तो ये फजिल पार्क कहाँ है, तो साहेबगंज में। पहला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो देखिए, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ बनेगा, तो बोकारो में बनेगा। इसका मतलब इसके पहले भी 2 अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम झारखंड में है, तो उसको भी थोड़ा सा जानना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले जो है जमशेदपुर में एक स्टेडियम था, किनन स्टेडियम। तो किनन स्टेडियम जो है वो जमशेदपुर में है, थोड़ा सा उसको ध्यान में रखिएगा, वो भी पूछा जाता है। वहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मैचेज हुए हैं, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जेएससी स्टेडियम जो है धुरवा रांची में बना है, उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे कुछ स्टेडियम का बात आया, तो महत्वपूर्ण स्टेडियम को हम बता देते हैं, जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था 6ठी जेपीएससी में, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ पे है? अगर आप 6ठी जेपीएससी का क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें पूछा है मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ पे है, तो ये बोकारो में ही है, ठीक है।
बोकारो में मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम नहीं है, लेकिन पूछा गया था 6 जेपीएससी में। इसी तरह से देखिए मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम बोकारो में है। इसी तरह से आपको पूछेगा मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम, तो मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम कहाँ है? जमशेदपुर में है। उसके बाद एक केवल पूछेगा इंडोर स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम कहाँ पे है? तो इंडोर स्टेडियम दुमका में है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इंडोर स्टेडियम कहाँ पे है? दुमका में है। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ पे है? तो ये बोकारो में है। और मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम कहाँ पे है? तो जमशेदपुर में है। मेक्कन स्टेडियम कहाँ पे है? तो रांची में है। खेल गांव कहाँ है? तो रांची में है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम पूछा जाए तो कहाँ पे बना है पता है? तो वो गुजरात में बना है। ठीक है, तो गुजरात में कहाँ बना है? तो आपको पता है गुजरात में कहाँ बना है। ठीक है, तो उसका नाम क्या है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अहमदाबाद में बना है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। पहले उसका नाम रखा गया था मोटेरा स्टेडियम, फिर उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम रखा गया, फिर अभी नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है वो। और तीसरा दुनिया का सबसे बड़ा बन रहा है जयपुर राजस्थान में। जयपुर राजस्थान में तीसरा दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड बन रहा है, और ये क्रिकेट का ग्राउंड है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। झारखंड में तीसरा कहाँ बन रहा है? बोकारो में। और पूरा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कहाँ बन रहा है? तो वो जयपुर में बन रहा है, राजस्थान में क्रिकेट ग्राउंड है। और दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पे बना है? तो वो आपको ध्यान में रखना, उड़ीसा में बना है। उसके बारे में बताएंगे कि वो किसके नाम से है, तो बिरसा मुंडा के नाम से है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात आया बोकारो का, तो बोकारो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात है, उसको भी हम बता देते हैं, जहाँ से बोकारो से क्वेश्चन बहुत अधिक पूछा जाता है। जैसे एक पूछा जाता है कि हथीमा पत्थर मेला कहाँ लगता है? तो हथीमा पत्थर मेला जो है मकर संक्रांति पर लगता है, और ये बोकारो में लगता है। इसको एकदम गांठ बांध लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। इसी तरह से गोमियो बारूद फैक्ट्री कहाँ पे है? तो ये भी है कहाँ पे? बोकारो में है, गोमियो में। ठीक है, 1956 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था, अभी ये काम नहीं कर रहा है। इसी तरह से बोकारो आयरन एंड स्टील कंपनी, बोकारो आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो है वो कब हुआ था? 1964 ईस्वी में हुआ था। 1972 से ये प्रोडक्शन चालू किया, और रसिया के सहयोग से हुआ था। उस समय सोवियत संघ था, यूएसएसआर था, सोवियत संघ था। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बोकारो आयरन एंड स्टील की स्थापना कब हुआ? तो 1964 ईस्वी में हुआ। इसका उत्पादन कब चालू किया? तो 1972 में चालू किया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और किसके सहयोग से? यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ, या तो आप अभी बोल सकते हैं रूस के सहयोग से इसका मतलब इनोवेशन किया गया था, मतलब स्थापना किया गया था। एक चीज़ और पूछता है, करगली जो कोयला क्षेत्र है वो कहाँ पे है? तो करगली कोयला जो क्षेत्र है वो कहाँ पे है? तो बोकारो में है। बहुत बड़ा क्षेत्र में है ये, अभी संचित भंडार है। और ये यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोकारो में सबसे अधिक कोयला के लेयर पाए जाते हैं। 24 कोयला के लेयर पाए जाते हैं। पता है, एक लेयर में कोयला होता है, एक लेयर में मिट्टी होता है, एक लेयर में कोयला होता है, एक लेयर में मिट्टी होता है, इस तरह का स्थिति होता है। तो इसमें 24 परत जो है कोयला का पाया जाता है। सबसे ज़्यादा परत जो है कोयला का कहाँ पे है? ये करगली क्षेत्र बोकारो में है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और यही दुनिया का मतलब झारखंड का सबसे बड़ा क्या है? तो चिड़ियाघर है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगर स्टील सिटी किसको कहते हैं? तो इसी को कहते हैं, मतलब बोकारो को कहते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है इस चीज़ों को। ठीक है, तो ये जितना भी बात बताएं वो सारा बोकारो से है, और जो बार बार पूछा जाता है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर का भी बताते होंगे, वो कहीं ना कहीं काम ही देगा, उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और सब नोट डाउन करते चलिएगा। आप लोग का सपोर्ट मिला, बहुत अच्छा मतलब फीडबैक मिला, तो इसीलिए हम इसको और अच्छा से रिलेट करके बताने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि आपका जनरल स्टडी जो झारखंड का है और जो करंट अफेयर है वो ऐसा रिलेट करके पढ़े कि आपका सामान्य जानकारी भी बहुत अच्छा हो सके। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि बहुत अच्छा तरीका से रिलेट करने का प्रयास करें। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, साथ देते रहिए, हम बहुत अच्छा करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड का अंतर्राष्ट्रीय पार्सल हब केंद्र कहाँ बनेगा? तो अंतर्राष्ट्रीय पार्सल हब केंद्र जो है झारखंड में नामकुम रांची में बनेगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। झारखंड का अंतर्राष्ट्रीय पार्सल हब केंद्र जो है वो कहाँ बनेगा? नामकुम रांची में बनेगा। अब जब रांची का बात आया तो ध्यान में रखिएगा,
रांची जो है उसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1899 ईस्वी में रांची की स्थापना हुआ था विल्किंसन के समय में। तो इसीलिए विल्किंसनगंज भी रांची को बोलते हैं, किशुनपुर भी रांची को बोलते हैं, ठीक है। झारखंड का स्विट्जरलैंड रांची को ही बोलते हैं। और एक संप्राय मैदान मात्र जो है वो रांची का ही पठार को हम संप्राय मैदान कहते हैं। कहने का मतलब है कि आप रामगढ़ साइड से जाएंगे तो धीरे धीरे ऊंचा पर जाते हैं और फाइनली जब रांची में पहुंच जाते हैं तो उसका वहां ऐसा लगता है कि हम कहीं मैदान में हैं। तो एकमात्र झारखंड का संप्राय मैदान कौन सा है, तो रांची का जो पठार है वो संप्राय मैदान है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब जब रांची का बात आया तो थोड़ा रांची को देख लेते हैं। जैसे IIM पूछेगा कहाँ है, तो रांची में है, 2010 में बना था और पूरा भारत का ये 8वां IIM है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। कांके जो इसकी स्थापना 1918 ईस्वी में हुआ था। टाइगर हिल कहाँ पे है, तो ये भी रांची में है। पहाड़ी मंदिर कहाँ पे है, तो ये भी रांची में है। तो इसको भी थोड़ा सा दिमाग में रखना है। जो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट 1941 में स्थापना हुआ था, ये भी यहीं पे है। हुंडरू फॉल कहाँ पे है, तो ये रांची में ही है, ठीक है। बहुत साफ फॉल का अभी हाल फिलहाल में इसको अवार्ड मिला है, ठीक है। HEC जो है 1958 में स्थापित हुआ था, वो भी यहीं पर है। तो इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। BIT जो है यहीं पे है, BIT मैसरा, ठीक है। बिरसा इंस्टीट्यूट नहीं है, वे बिरला इंस्टीट्यूट है। देखिए बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धनबाद में है और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो कहाँ पे है, वो आपका रांची में है। बिरला है ये, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैसरा रांची में है और बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो धनबाद में है। और उसका पहले नाम था बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, लेकिन जब झारखंड अलग हो गया तो बिहार को बदल करके बिरसा कर दिया गया। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बना रहे हैं रांची में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके बाद आइकॉनिक ट्राइबल म्यूजियम ये भी रांची में बन रहा है, तो आइकॉनिक ट्राइबल म्यूजियम रांची में बन रहा है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ये भी हेमंत सोरेन रांची में बना रहे हैं और इंटरनेशनल पार्सल हब केंद्र ये भी कहाँ बन रहा है, तो रांची में बन रहा है। तो इन सभी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखिएगा। वैसे हम रांची जिला को डिटेल से पढ़ाए हैं। आप झारखंड दर्शन सीरीज अगर मेरा देखेंगे तो उसमें रांची 1 घंटा 23 मिनट में पढ़ाए हैं, पूरा रांची के बारे में बताएं। वैसा बहुत सारा जिला को बनाया है लेकिन आप लोग देखे नहीं हैं, इसीलिए उस सीरीज को रोक दिए। 2400 जिला अगर हम ख़त्म करते ना तो उसमें इतना कुछ बता दिए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। कभी भी देखिए तो पेन पेपर लेकर बैठिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा चीज़ों को बताने का वहाँ पे प्रयास किया गया है। लेकिन एक बार देखिएगा तो सब कुछ समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्माटार प्रखंड का नाम बदलकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर प्रखंड कर दिया गया है, यह किस जिले में है? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कर्माटार प्रखंड का नाम जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर कर दिया गया है, किस जिले में है? तो ये जामताड़ा जिले में है। मतलब 28 राज्य का पुलिस जिस जिले को खोज रही है वो है कौन? मतलब आपका जामताड़ा। इस क्षेत्र में ना साइबर क्राइम जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जामताड़ा में किया जाता है। मतलब जो फ़ोन पे से, गूगल पे से जो पैसा लूटने का काम होता है वो यहाँ से सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो कर्माटार प्रखंड का नाम जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम पर किया गया है। एक्चुअली में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का यहाँ जन्म जो है नहीं हुआ था, मतलब कि यहाँ नानी घर था इनका। जो जामताड़ा है इनका नानी घर था यहाँ पे, तो इसीलिए इनके नाम पर रख दिया गया कर्माटार प्रखंड का नाम, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर आपको पता होगा जो विधवा विवाह चालू करवाने का काम यही किए थे, सामाजिक काम बहुत किए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश नामक एक पत्रिका का भी प्रारंभ करवाए थे और वो पत्रिका को जो प्रारंभ किए थे उसी को बैन करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था लिटन के द्वारा। बाद में रिपन जब आया था तो वो इसको हटा दिया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटा दिया था, ठीक है। बैन करने के लिए वो आया था, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात आया जामताड़ा से, तो जामताड़ा से सब आप लोग परिचित हैं। एक अभी मतलब निजी क्षेत्र में एयरपोर्ट बनाने का काम जो है अमेरिका यहाँ पे करेगा जामताड़ा में, क्योंकि अमेरिका वाला लोग ना यहाँ के लोगों का थोड़ा सा दिमाग को चेक करेंगे कि इतना जीनियस कैसे हो गया लोग, कि साइबर क्राइम में सबसे आगे कैसे निकल गया। तो इसके लिए एक निजी एयरपोर्ट यहाँ पे बनाने का बात बोला है जामताड़ा में अमेरिका, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। और जामताड़ा को कहते हैं सांपों की नगरी। जैसे देखिए 2-4 बहुत बढ़िया क्वेश्चन बता देते हैं आपको, शायद सुने भी होंगे आप लोग। एक जैसे आपको बोलेगा काला पत्थर की नगरी किसे बोलते हैं, तो ये पाकुड़ को बोलते हैं, जो शिक्षा में सबसे पीछे है, ठीक है। पाकुड़ को बोलते हैं काला पत्थर की नगरी। इसी तरह से जामताड़ा को बोलते हैं सांपों की नगरी,
ठीक है, सांपों की नगरी जामताड़ा को बोलते हैं। इसी तरह से रेगिस्तान का नकलिस्तान किसे बोलते हैं, तो लातेहार को बोलते हैं। रेगिस्तान का नकलिस्तान किसे बोलते हैं, तो ये लातेहार को बोलते हैं। इसी तरह अबरक की राजधानी किसे बोलते हैं, कोडरमा को बोलते हैं। कोयला राजधानी किसे बोलते हैं, तो धनबाद को बोलते हैं। झारखंड का पीटर्सबर्ग किसे बोलते हैं, जमशेदपुर को बोलते हैं, जो पूर्वी सिंहभूम में, तो उसको बोलते हैं। थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा। कारखानों के अंदर कारखाना किसको बोलते हैं, एचईसी को बोलते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, बस चीज़ों को थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ने का प्रयास कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से आपके पास निकल के आएगा। लेकिन इस सब चीज़ों को लिखिए। एक्चुअली में भाई हम ना ये चीज़ को खड़ा होकर भी पढ़ा सकते हैं, मतलब बोर्ड सब कुछ मेरे पास लगा हुआ है, हम लिख कर भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में मेरे पास ठंडा के लिए जो कपड़ा होता है वैसा नहीं है, तो रात में हमको पढ़ाना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, तो हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं, मतलब लाइव नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि उसके लिए मेरे पास मतलब कपड़े नहीं हैं, ठंडा के लिए जो होता है वो नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा हम रुके हैं। ठीक है, बस आप लोग का प्यार है कि हम किसी तरह से मतलब पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में 6 नृत्य पर बनी कौन सी शॉर्ट फिल्म को नुसार न्यू वेव शॉर्ट फिल्म 2022 अवार्ड दिया गया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। नाटोक जो एक फिल्म है उसको ये पुरस्कार दिया गया है। नाटोक जो फिल्म है इसको दिया गया, ये शॉर्ट फिल्म है, इसको दिया गया है। ये 6 नृत्य पर आधारित फिल्म है। अब बात यहाँ पे 6 नृत्य का आया, तो थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि 6 नृत्य का जो उद्भव हुआ था, जो सबसे पहला जन्म हुआ था, वो सरायकेला क्षेत्र से हुआ था। सरायकेला आपको पता है कि जो नीचे कोल्हान जो है, कोल्हान 2003 में एक नया परमंडल बना था, तो उस परमंडल के अंतर्गत आता है एक जिला, कौन सा, सरायकेला खरसावां। ठीक है, तो इसी जिला से उद्भव हुआ था, सबसे पहला प्रारंभ हुआ था 6 नृत्य का। ठीक है, और इसी से लगने वाला है पुरुलिया क्षेत्र। पुरुलिया जो क्षेत्र है वो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, जो लगता है झारखंड से, वहाँ पर पुरुलिया 6 होता है। और एक इसी से लगने वाला नीचे जो एरिया पड़ता है, कौन सा, उड़ीसा, तो उड़ीसा जो क्षेत्र है वहाँ लगता है मयूरभंज का क्षेत्र। तो मयूरभंज में जो 6 होता है ना, उसको कहते हैं मयूरभंज 6, जो उड़ीसा में होता है। सरायकेला क्षेत्र में जो होता है वो होता है झारखंड में, तो सरायकेला 6 कहते हैं। इसी तरह से जो पुरुलिया क्षेत्र में होता है पश्चिम बंगाल में, तो उसको पुरुलिया 6 कहते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। सबसे बड़ी बात है 6 नृत्य को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रसिद्धि दिलाने का काम किए थे, वो कौन किए थे, भारतेंदु नारायण सिंह किए थे। इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, भारतेंदु नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका पहचान दिलाने का काम किए थे। यूरोप के क्षेत्र में इस 6 नृत्य को सबसे पहले करने का काम किए थे। 1938 के आसपास में ये सबसे पहले इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाए थे। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। अब 6 नृत्य से संबंधित 2-3 बातें देखिए। एक यहाँ पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा नृत्य है जिसमें गुरु की प्रधानता बहुत जरूरी है, मतलब गुरु को होना बहुत जरूरी है। तो 6 नृत्य में गुरु को होना बहुत जरूरी है, गुरु नहीं होगा तो फिर 6 नृत्य आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। इसके बाद यहाँ पे बात आता है, एक ऐसा नृत्य है जिसमें गायन शैली नहीं है, मतलब ये नृत्य में गायन शैली नहीं होता है, लोग गाता नहीं है, इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग चलता है, उसी पर लोग डांस करता है। ये राष्ट्रीय स्तर का डांस है, झारखंड में नृत्य है, तो थोड़ा सा दिमाग में रखना है। इसमें गायन शैली नहीं होता है, गुरु की प्रधानता होती है। ठीक है, भारतेंदु नारायण सिंह ने सबसे पहले यूरोप में इसको क्या किया था, मतलब वहाँ पे प्रस्तुत करने का काम 1938 में किए थे। तो इन सभी चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनजाति गौरव दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा झारखंड के लिए, क्योंकि जनजाति गौरव दिवस मनाने का बात जो है वो हाल फिलहाल में ही कहा गया था, और इस बार से जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, तो जनजाति गौरव दिवस जो है वो झारखंड के भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, उलीहातू ग्राम में, खुट्टी में हुआ था। ठीक है, तो जब इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर को, तो आपको पता है कि झारखंड का भगवान कहे जाते हैं बिरसा मुंडा, और जनजातियों का एक मसीहा भी कहे जाते हैं बिरसा मुंडा। तो इसीलिए जो भारत सरकार ने डिसाइड किया कि जो
15 नवंबर है वो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिससे कि जनजातियों को एक सम्मान दिया जाए और एक महान योद्धाओं का सम्मान दिया जाए। इसके लिए यहाँ पे जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये हाल से ही स्टार्ट हुआ है इसीलिए हम इसको बता रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर मनाया जाता है। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ बना है? ये हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बना है उड़ीसा में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिवस का बात आया तो एक दिवस और है जो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को हाल फिलहाल में डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाए जाने का बात कहा गया है, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। जनजातीय दिवस के रूप में जैसे विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 अगस्त को मनाया जाता है। फिर हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। देखिए 12 अगस्त को हाथी दिवस क्यों बता रहे हैं? कहने का मतलब है कि हाथी जो है वो झारखंड का राजकीय पशु है, इसीलिए बता रहे हैं कि हाथी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसी दिन मतलब युवा दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। और 12 आप जनवरी को जाएंगे तो वो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद का जो जन्म है वो 12 जनवरी को हुआ था, उन्हीं के जन्मदिन पर वो मनाया जाता है। लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इसी दिन मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस भी यहीं पे मनाया जाता है। 9 तारीख को विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं। अब यहाँ पे बात आया आदिवासी का, ध्यान में रखिएगा झारखंड में 26.2% आदिवासी हैं। झारखंड में 26.2% आदिवासी हैं। उसमें से सबसे बड़ी जो जनजाति है झारखंड की वो कौन सी है? तो संथाल जनजाति है। हेमंत सोरेन जिस जाति के ना खुद संथाल हैं, तो कहने का मतलब सबसे बड़ी जो जनजाति है वो कौन सा जाति है? संथाल है। सबसे झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो कौन है? तो ध्यान में रखिएगा यहाँ पे भील। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। अब ये क्वेश्चन जब हम ऑफलाइन पढ़ा रहे थे बहुत पहले, जो कोरोना के पहले पढ़ा रहे थे, तो हम जब बताए कि भील जो है वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, तो बहुत लोग ऑब्जेक्शन कर दिया था। तो हमको बताना पड़ा था कि भील जो है उसकी संख्या 17 मिलियन है। भील की संख्या 17 मिलियन है और गोंड की संख्या जो है वो कितना है? तो वो आपका मतलब 13 से 14 मिलियन है। 13 से 14 मिलियन है। तो कहने का मतलब बड़ा कौन हुआ? तो भील हुआ। तो हम बहुत समझाए थे और 7 to 10 जेपीएससी में देखेंगे तो दोनों क्वेश्चन पूछ दिया कि सबसे बड़ी जनजाति कौन है भारत की और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है भारत की। अब बहुत लोग और बहुत सारा किताब में लिखा हुआ है कि आपका गोंड जो है सबसे बड़ी जनजाति है, भील दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अब जो वहाँ मारा तो उसका दोनों गलत हो गया। हम यहाँ पे 10 बार चिल्ला चिल्ला कर बताए थे ऑफलाइन में कि अगर आप ध्यान में रखिएगा 17 मिलियन जनजाति 17 मिलियन संख्या जो है वो भील जनजाति का है और गोंड की संख्या है 13 मिलियन। तो 13 मिलियन है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब 40 लाख लगभग का अंतर यहाँ पे देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब एक बड़ा अंतर है, तो फिर कैसे हो सकता है? तो आप दिमाग में रखिएगा भील जो है वो सबसे बड़ी जनजाति है, 17 मिलियन आबादी है। गोंड जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, 13 मिलियन उसकी आबादी है। आप समझ सकते हैं बीपीएससी में भी जो 67वां बीपीएससी हुआ उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था। आप क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो आप इसको अच्छे तरीक़ा से ध्यान में रखिएगा, नहीं तो गलतियां हो सकता है। सारा किताब में आपको गोंड मिलेगा भारत की सबसे बड़ी जनजाति, लेकिन भील सबसे बड़ी जनजाति है और गोंड दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है भारत की, और झारखंड की संथाल सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे आप 6ठी जेपीएससी का क्वेश्चन देखेंगे ना तो उसमें पूछा था तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है झारखंड की, तो तीसरी जनजाति है कौन? तो मुंडा। सबसे बड़ी संथाल, दूसरा नंबर में उरांव, तीसरा नंबर में मुंडा और चौथा नंबर में हो। ये लगातार क्रम है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज किस जिले में स्थित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज किस जिले में स्थित है? तो ये हजारीबाग जिले में स्थित है। हाल फिलहाल में बहुत चर्चे में रहा है क्योंकि यहाँ पे एक पूजा कुमारी नाम की लड़की थी, तो उसका जो लाश है मतलब उसका कोई मार करके या कोई किसी तरह का कारणवश उसको पतरातू डैम में शायद डाल दिया गया था, तो बहुत चर्चे में आया था कौन? ये
आपका हजारीबाग मेडिकल कॉलेज। पहले इसका नाम था हजारीबाग मेडिकल कॉलेज, लेकिन बाद में इसका नाम कर दिया गया शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज। तो इसीलिए हम ये क्वेश्चन को यहाँ रखे हैं। अगर हजारीबाग मेडिकल कॉलेज नाम रहता तो आप फंसते नहीं, क्योंकि हजारीबाग में मार देते, लेकिन अब इसका नाम हो गया शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज। तो आपसे पूछेगा शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है, तो ये हजारीबाग ज़िले में है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे बात आया हजारीबाग से, तो हजारीबाग से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम बता देते हैं। वैसे हजारीबाग झारखंड दर्शन में बता चुके हैं, देखिएगा तो जिला दर्शन आप देखिएगा तो बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप लोग एक बार देखिएगा तो वहाँ पे जिला दर्शन हम पूरा कंप्लीट कराए हैं। हालांकि थोड़ा लंबा वीडियो है, लेकिन बहुत अच्छा कंटेंट देने का प्रयास किए हैं, लेकिन आप लोग देखे नहीं हैं तो हम क्या बताएं। तो कहने का मतलब हजारीबाग जिले से संबंधित जो महत्वपूर्ण बात होगा, जैसे आपसे पूछेगा विनोबा भावे यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, तो ये हजारीबाग में है। 1992 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। इसी तरह से आपसे पूछेगा इंदिरा गांधी स्कूल। देखिए लड़कियों के लिए सबसे टॉप झारखंड में स्कूल है इंदिरा गांधी स्कूल, हजारीबाग में है, और ये 1984 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। इसी तरह से लड़कों के लिए नेतरहाट में है, लातेहार में 1954 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। सैनिक के लिए है सैनिक स्कूल, तिलैया में है, और ये जो है कोडरमा में पड़ता है, 1963 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है। IISM धनबाद 1926 में स्थापना हुआ था। ये भी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, ये भी स्कूल है लेकिन विश्वविद्यालय लेवल का है। ये सब जो हम बता रहे हैं ना, ये बार बार पूछा जाता है, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसको थोड़ा सा माइंड में एकदम बैठाइए और लिखिए भी, जो महत्वपूर्ण होगा वही बता रहे हैं। इसी तरह से 1899 ईस्वी में संत कोलंबस विद्यालय की स्थापना हुआ था, ये भी कहाँ पे है, तो हजारीबाग में है। विनोबा भावे बता दिए हजारीबाग में। चावल अनुसंधान संस्थान 1980 ईस्वी में स्थापना हुआ था, यहीं पर है, हजारीबाग में ही पड़ता है। मृदा अनुसंधान संस्थान हजारीबाग में ही है। सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र 1966 में स्थापना हुआ था, ये भी हजारीबाग में ही है। तो इन सभी चीज़ को ध्यान में रखिएगा। फिर PTC मतलब पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, ये भी हजारीबाग में है, 1912 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ है। तो ये जितना भी बात हम यहाँ पे बता रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप एक श्री कृष्ण लोक प्रशासन केंद्र का नाम जानते होंगे, ये कहाँ पे है, तो ये हजारीबाग में नहीं है, ये आपका रांची में है, जहाँ पे वीडियो लोग ट्रेनिंग करता है। और पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जो है वो कहाँ पे है, तो ये आपका हजारीबाग में 1912 में बना था। तो अगर आप DSP बनेंगे तो यहाँ ट्रेनिंग करेंगे, और अगर आप मतलब वीडियो बनते हैं तो कृष्ण लोक प्रशासन केंद्र आप जाएंगे रांची। ठीक है। तो बताने का मतलब ये था मेरा। तो इन सभी चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर एक कारागार है जहाँ पर मतलब जेल है हजारीबाग में, तो वो जेल आप नाम जानते होंगे। ठीक है। अब वो जेल का नाम क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में थोड़ा बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय सर्वेक्षण में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? मलेरिया उन्मूलन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। झारखंड को मलेरिया उन्मूलन के लिए कितनावां स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए अब मलेरिया उन्मूलन जो है वो चाइना देश कर चुका है, लेकिन अभी तक हम मलेरिया से उन्मूलन नहीं हुआ, मतलब मलेरिया से मुक्त नहीं हुए हैं, क्योंकि मलेरिया जो है मादा एंडोफिलिस मच्छर के काटने से होता है और ये प्रोटोजोआ है। ठीक है। तो कभी कभी पूछता है कि मलेरिया किसके कारण होता है, तो प्रोटोजोआ के कारण होता है। कौन सी मच्छर काटती है, तो मादा एंडोफिलिस मच्छर काटती है। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर बोला जाए कि मलेरिया उन्मूलन में तीसरा स्थान तो है इसका झारखंड का, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गरीबी में इसका कितनावां स्थान है, तो सबसे दूसरा नंबर का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? झारखंड है। ठीक है। बिहार के बाद दूसरा सबसे गरीब है। शिक्षा में भी दूसरा सबसे मतलब शिक्षा में कमज़ोर कौन है, तो झारखंड है। बिहार के बाद सबसे खराब स्थिति शिक्षा में झारखंड का ही है। तो ये सब थोड़ा सा दिमाग में रखना है। मलेरिया के बारे में बताएं। मलेरिया का जो दवा बनता है वो कुनेन नामक वृक्ष से, सिमकोना का जो कुनेन नामक वृक्ष के छाल से बनता है। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। मलेरिया उन्मूलन का बात जो है भारत सरकार बोली है कि 2030 तक हम कर देंगे। मलेरिया उन्मूलन कब करेगा? 2030 तक करेगा भारत सरकार। उसके बाद टीबी कब तक उन्मूलन करेगा? तो ये टीबी को जो है वो ख़त्म कब तक करेगा? 2025 तक करेगा भारत सरकार। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है।
एड्स को कब तक ख़त्म करेगा, तो 2030 तक ख़त्म करेगा। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा क्योंकि बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के किस डैम में 3 दिवसीय एडवेंचर स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया है, तो ये मैथन डैम में किया गया है। 3 दिवसीय स्पोर्ट एडवेंचर का आयोजन कहाँ पे किया गया है, मैथन डैम के पास किया गया है। और मैथन जो डैम है वो धनबाद में है और कहाँ पे है, तो बराकर और इधर से दामोदर नदी जाती तो उसके संगम पर स्थित है मैथन डैम। तो यहाँ पे मैथन बांध स्थित है वहाँ पे, और जो डैम है उसी के आसपास में है, लेकिन डैम का कुछ भाग जामताड़ा में भी है और कुछ भाग जो है वो कहाँ पे है, तो धनबाद में है। ज़्यादातर भाग धनबाद में है। अगर कभी कभी ऑप्शन जैसे धनबाद नहीं दिया और पूछेगा मैथन डैम कहाँ पे है, तो आप जामताड़ा अगर ऑप्शन है तो वहाँ मार सकते हैं, लेकिन अगर आपका दोनों ऑप्शन नहीं है तो फिर आपका इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। लेकिन मेनली जो है वो धनबाद में स्थित है, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, मैथन डैम। अब जब धनबाद का बात आया तो आपको पता होगा कि जो उर्वरक उद्योग जो है कहाँ पर लगाया गया था भारत का पहला, तो ये धनबाद में ही लगाया गया था, सिंदरी में 1951 ईस्वी में। ठीक है, ISM धनबाद 1926 में यहीं पे बना था। हरी पहाड़ी कहाँ पे स्थित है, तो ये धनबाद में ही स्थित है। हरी पहाड़ी के क्षेत्र में वहाँ पे झील भी स्थित है, टूरिस्ट प्लेस है, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। झरिया कोयला क्षेत्र कहाँ पे है, तो ये धनबाद में है। कोयला नगरी किसको बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं, मतलब किसको, धनबाद को। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसके पास है, तो ये धनबाद के पास है। इन सभी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन मतलब पूछा जाता है। ठीक है, अब बात आया डैम का, तो कुछ डैम जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है तो उसको दिमाग में रखना है। जैसे मैथन हो गया कहाँ पे, धनबाद में। मंडल डैम को बोलते हैं कुटकू डैम। मंडल डैम प्रोजेक्ट उत्तरी कोयल परियोजना इसी को कहते हैं। उत्तरी कोयल परियोजना जो है उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है पलामू क्षेत्र में, और 90% पानी बिहार को मिलेगा, 10% पानी जो है वो झारखंड को मिलेगा पलामू क्षेत्र में। ठीक है, क्योंकि पलामू में जो जल है वो भूमि का अंदर का जो जल पीने योग्य अच्छा नहीं है, इसीलिए लोग वहाँ पे सतही जल को पीता है, तो वहाँ बांध बहुत ज़रूरी था। तो ये जो है बांध जो वहीं पे बन रहा है, मंडल डैम, जिसको कुटकू डैम भी बोलते हैं, उत्तरी कोयल परियोजना पर ये बन रहा है, तो पलामू क्षेत्र में याद रखना है। इसी तरह से पतरातू डैम आपको पता होगा रामगढ़ में पड़ता है, तो पतरातू डैम रामगढ़ में होता है। गेतलसूद डैम, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, गेतलसूद रांची क्षेत्र में पड़ता है, इसको दिमाग में रखना है। फिर उसके बाद कनाडा डैम, ठीक है, तो कनाडा डैम जो है वो मयूराक्षी नदी पर है, आपका दुमका क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, तिलैया डैम या तिलैया बांध जो है वो कहाँ पे है, तो ये आपका पड़ेगा कोडरमा में। ठीक है, अब कोनार डैम जो है वो हजारीबाग में पड़ता है, और कोनार महोत्सव जो है वो हजारीबाग में ही मनाया जाता है। कहने का मतलब इसके पहले हजारीबाग महोत्सव नाम था, लेकिन बाद में इसका कोनार महोत्सव कर दिया गया। थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के किस संस्था के प्रोफेसर कार्बन डाइऑक्साइड का नया कैटालिस्ट बनाए हैं, तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। झारखंड के एक प्रोफेसर हैं जो कैटालिस्ट बनाए हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, CO2 का, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। कहाँ के प्रोफेसर हैं, तो IIT ISM धनबाद के हैं, IIT ISM धनबाद के प्रोफेसर हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। विश्वजीत चौधरी इनका नाम है, केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, और ये कैटालिस्ट बनाया है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का बनाया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। धनबाद के बारे में बताएं, वही धनबाद का स्कूल है जो पहले विश्वविद्यालय लेवल का था, 1926 में इसका स्थापना हुआ था। IIT का दर्जा इसको 2016 में मिला है। ठीक है, इसके पहले ISM धनबाद ये स्कूल था, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद इसका नाम था, 1926 में बना था, लेकिन बाद में इसको जो है अपग्रेड करके मतलब IIT का दर्जा दे दिया गया 2016 में। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे IIT की पढ़ाई होती है, तो यहीं के प्रोफेसर हैं, इन्होंने एक कैटालिस्ट बनाया है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का बात आया तो दिमाग में रखना है यहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब समझे, कहने का मतलब वातावरण में जो टेम्परेचर बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, वो बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड का होता है।
कहने का मतलब बहुत योगदान देता है। अगर आपसे कभी पूछेगी सबसे ज़्यादा जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट कहाँ बढ़ रहा है, कहने का मतलब टेम्परेचर कहाँ सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है, तो गिरिडीह को याद रखिएगा। गिरिडीह जो जिला है वहाँ पे सबसे अधिक टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब हर साल वहाँ पे मतलब 1 डिग्री से थोड़ा कम टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। तो गिरिडीह जो है कार्बन के लिए यहाँ पे देखा जाए ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला जिला है, ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में झारखंड के निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? तो वर्तमान में झारखंड के निर्वाचन आयुक्त बने हैं देवेंद्र कुमार तिवारी। देवेंद्र कुमार तिवारी झारखंड निर्वाचन आयुक्त बने हैं। अब यहाँ पे बात आता है निर्वाचन आयुक्त जो राज्य का होता है वो क्या करता है। आप लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा कि राज्य निर्वाचन आयुक्त का क्या काम होता है। कहने का मतलब देवेंद्र कुमार तिवारी नियुक्त हुए तो ये क्या करेंगे। वैसे आप कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखते, बहुत खुशी मिलता है अंदर से कि चलो मेहनत कहीं ना कहीं तो काम आ रहा है। जब आप लोग देखते हैं, लिखते हैं, लाइक कमेंट करते तो बहुत एनर्जी मिलता है अंदर से और काम करने में इच्छुक होते हैं हम, ठीक है। तो थोड़ा प्यार और सपोर्ट इसी तरह बना के रखिए। तो देवेंद्र कुमार तिवारी जो है वर्तमान में झारखंड निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुए हैं, ठीक है। अब नियुक्ति का बात आया तो राज्यपाल जो हैं अभी कौन बने हैं, तो रमेश बैस राज्यपाल हैं 10वें नंबर के। कहने का मतलब है कि इसके पहले जो राज्यपाल थे कौन थी, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो है वो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी और देश में जब वो राष्ट्रपति बनी तो दूसरी महिला राष्ट्रपति और पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। तो ये बहुत गौरव की बात है झारखंड के लिए, इसलिए गौरव की बात है क्योंकि झारखंड की राज्यपाल रही और देश की फिर वो क्या बनी, तो राष्ट्रपति बनी, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद कौन आए, रमेश बैस। त्रिपुरा क्षेत्र के पहले ये थे और वहाँ से ये आए रमेश बैस, तो इनको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। हेमंत सोरेन आप जानते ही हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हैं ये। और इसके बाद जो है मुख्य सचिव हैं सुखदेव सिंह, झारखंड के अभी मुख्य सचिव कौन है, सुखदेव सिंह है। तो ये सब चीज़ को दिमाग में रखना है, बहुत महत्वपूर्ण होगा। जितना भी मंत्री हैं उसको भी, जैसे बादल पत्रलेख कौन से मंत्री हैं, कहने का मतलब वो खाद्य आपूर्ति वाला मंत्री, मतलब कृषि मंत्री हैं। फिर इसी तरह से श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता हैं, ठीक है। फिर आप लोग बताइएगा कि शिक्षा मंत्री कौन है, झारखंड के शिक्षा मंत्री मतलब कौन है, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, एक बार बताइएगा। झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितना है, 81। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है, 14। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है, 6। कभी कभी पूछ देता है संसदों की संख्या झारखंड में कितना है, तो 6 और 14 20, ये दोनों मिलाकर हो गया। तो इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, तो इसको थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखना है। इस क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के किस शहर में पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय खोला जाएगा। तो पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा, तो जमशेदपुर में खोला जाएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, पंडित रघुनाथ मुर्मू विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा, तो ये जमशेदपुर में खोला जाएगा। जमशेदपुर जो है वो पूर्वी सिंहभूम का एक शहर है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब ये पंडित रघुनाथ मुर्मू कौन है, तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि ये मयूरभंज उड़ीसा के एक व्यक्ति हैं, महान व्यक्ति रहे हैं उड़ीसा के। और इन्होंने 1941 ईस्वी में संथाली भाषा की जो लिपि है ओल्चिकी, इसका आविष्कार किए थे। तो संथाली भाषा के लिपि जो है ओल्चिकी, उसका आविष्कार किसने किया था, तो रघुनाथ मुर्मू ने किया था। और ये कहाँ के हैं, तो उड़ीसा के हैं, मयूरभंज जिला से संबंध रखते हैं। तो इनका थोड़ा सा नाम ध्यान में रखिएगा। इन्हीं के नाम पर जमशेदपुर में एक यूनिवर्सिटी खुलेगा, जनजातीय विश्वविद्यालय, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे बात आया जमशेदपुर का, तो जमशेदपुर जो है वो स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित एक पूर्वी सिंहभूम का एक शहर है और दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य यहीं पर है। 1976 में इसका स्थापना हुआ था। 1992 ईस्वी में हाथी प्रोजेक्ट की शुरुआत दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य से ही हुआ था और विश्व विरासत जो है हाथी को 2010 में घोषित किया गया था। 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाया जाता है। ये सब याद रखिएगा क्योंकि एलिफेंट जो है वो राजकीय एनिमल है किसका, झारखंड का, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे बात आता है जमशेदपुर का, तो टिस्को को भी क्यों छोड़े। टिस्को जो है उसकी स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था। ये आधुनिकतम उद्योग है झारखंड का, पूरा भारत का भी सबसे आधुनिकतम लौह इस्पात उद्योग बोला जाता है टिस्को को। 1907 में स्थापना हुआ था और 1911 में ये प्रोडक्शन चालू किया था, ठीक है।
तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। गोलमुड़ी जो क्षेत्र है वो जमशेदपुर के ही क्षेत्र में पड़ता है और ये औद्योगिक क्षेत्र है। तो कभी कभी पूछ देता है गोलमुड़ी कहाँ है, तो ये यहीं पर है जमशेदपुर में। यूरेनियम कारखाना कहाँ है, तो मतलब यूरेनियम से संबंधित उद्योग कहाँ पे है इसका, तो यूरेनियम जो है वो जादूगोड़ा में पाया जाता है। देखिए जादूगोड़ा और जलगोड़ा दो अलग अलग शहर है। जादूगोड़ा जो है वो यूरेनियम के लिए जाना जाता है और जलगोड़ा जो है वो धनबाद के क्षेत्र में है, तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और तांबा के लिए फेमस है कौन, तो घाटशिला तांबा के लिए फेमस है। तो ये सभी बात जो हम बोले वो सब पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर से संबंधित है। अब यहाँ पे बात आया विश्वविद्यालय का तो कुछ विद्यालय जो चर्चे में है उसको देख लेते हैं। जैसे महिला विश्वविद्यालय कहाँ खोलने की बात कही गई है, तो जमशेदपुर में पहला राज्य का महिला विश्वविद्यालय खुलेगा जमशेदपुर में। पहला इंजीनियरिंग कॉलेज जो खुलेगा वो रामगढ़ में खुलेगा, पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रामगढ़ में खुलेगा। फिर उसके बाद रांची महाविद्यालय जो था 1926 ईस्वी में स्थापना हुआ था, उसको अपग्रेड करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय कर दिया गया। पहले रांची महाविद्यालय था, उसको अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय कर दिया गया, मतलब महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बना दिया गया। इसी तरह से ISM धनबाद 1926 में इसका स्थापना हुआ था, इसको अपग्रेड करके 2016 में IIT का दर्जा दे दिया गया, तो इसको ध्यान में रखिएगा। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी आप लोग जानते होंगे, जो रांची विश्वविद्यालय से अलग होकर बना था, तो वो उससे फिर अलग होकर विनोबा भावे 1992 में बना था, इससे अलग होकर फिर कोलांचल विश्वविद्यालय धनबाद बना, विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय धनबाद। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय किससे कटा, तो ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से कटा है। जैन विश्वविद्यालय कहाँ बना है, तो जैन विश्वविद्यालय जो है वो एक प्राइवेट विश्वविद्यालय है, ठीक है, निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय है और ये जमशेदपुर में ही बना है। और NIT जो है जमशेदपुर, ये पहला देश का इंजीनियरिंग कॉलेज है जो इंजीनियरिंग बच्चों को करवाएगा हिंदी में, ठीक है। NIT जो है जमशेदपुर पहला ऐसा देश का कॉलेज है जो इंजीनियरिंग करवाएगा हिंदी में। जिस तरह से मध्य प्रदेश जो है वो पहला ऐसा मेडिकल सेक्टर में का पढ़ाई जो है वो हिंदी में करवाएगा, मेडिकल सेक्टर का पढ़ाई हिंदी में करवाने वाला पहला हो जाएगा मध्य प्रदेश। उसी तरह झारखंड में NIT जमशेदपुर जो है वो क्या करवाएगा, तो वो यहाँ पे पढ़ाई जो है हिंदी में करवाएगा। तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये जितना भी बात बताएं वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विचारों के 11 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है। विचारों के 11 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है, रविंद्रनाथ महतो। रविंद्रनाथ महतो कौन है, विधानसभा अध्यक्ष हैं, झारखंड विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो रविंद्रनाथ महतो हैं। तो इन्होंने ही लिखा है विचारों के 11 अध्याय। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं तो पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। विचारों के 11 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है, रविंद्रनाथ महतो, ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष। अब यहाँ पे कुछ पुस्तक का बात आया तो कुछ पुस्तक देख लेते हैं। जैसे एक पुस्तक बहुत फेमस रहता है झारखंड में, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा किसके द्वारा लिखा गया है, तुहिन ए सिन्हा के द्वारा। बहुत फेमस लेखिका हैं ये तुहिन ए सिन्हा, तो इन्होंने लिखा है द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, बहुत फेमस पुस्तक है, इसको गांठ बांध लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसी तरह से सरयू राय जो पूर्वी सिंहभूम से विधानसभा विधायक हैं ये, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम के क्षेत्र से आते हैं, तो इन्होंने लिखा है लम्हों की खता। लम्हों की खता जो है सरयू राय की पुस्तक है, तो इसको भी थोड़ा दिमाग में रखिएगा। इसी तरह से एक बहुत फेमस पुस्तक है डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स जो है नीलोत्पल मिलनाल का पुस्तक है, संथाली भाषा से संबंध रखते हैं नीलोत्पल मिलनाल, और ये डार्क हॉर्स लिखे हैं, तो इनका भी थोड़ा सा नाम दिमाग में रखना है, ठीक है। इसी तरह से लव एट द रेट फेसबुक, ये निकिता सिंह लिखी है, लव एट द रेट फेसबुक, ये एक बार एग्जाम में पूछा भी है, तो हम इसीलिए इस पुस्तक को यहाँ लिखे हैं, लव एट द रेट फेसबुक, ये निकिता सिंह लिखी है, तो इसको भी थोड़ा सा दिमाग में रखना है। फुटपाथ रूपांतरण, ये उपन्यास है राधा कृष्ण का, तो इसको भी रखना है दिमाग में। और राजपूतानी शान, जो राजपूतानी शान है वो रामचित सिंह लिखे हैं, इसको भी थोड़ा दिमाग में रखेंगे। तो इन जितने भी किताब को हम आपके सामने रखे हैं तो उसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। इसी तरह से है श्रीपति टुडू।
श्रीपति टुडू क्या किए थे, संथाली भाषा में संविधान का अनुवाद कर दिए। तो ये बहुत आसान हो गया संथाली भाषा के लोगों को, जो आसानी से संविधान को पढ़ सकते हैं। तो संविधान की भाषा में जो है, मतलब संविधान को संथाली भाषा में अनुवाद करने का काम श्रीपति टुडू ने किया है, और ये पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इन जितनी बातों को हम यहाँ पे रखने का प्रयास किए हैं वो सब कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना बनता है, इसीलिए हम बता रहे हैं। बस आप एक बार चीज़ों को बहुत अच्छा से समझ लीजिएगा और नोट डाउन भी करते चलिएगा, साथ साथ में लिखते भी चलिएगा। जितना भी इम्पॉर्टेंट बात है वो सब लिखते चलिएगा, कहीं ना कहीं आपका काम ही देगा। चाहे जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, सीजीएल हो, जो भी हो, सब में काम देगा। और अगर अच्छा लगे तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए चैनल को, नया चैनल है। आप लोग का सपोर्ट अगर मिलेगा तो हम इसी तरह का बहुत सारा वीडियो लाएंगे और पूरा जनरल स्टडी और करंट अफेयर को एक साथ मर्ज करके ऐसा बताएंगे कि दोनों आप लोग का क्लियर हो जाएगा। बस थोड़ा सपोर्ट कीजिए, अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर दीजिए, और थोड़ा चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर भी लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग का सपोर्ट मिलता है, आप लोग का अगर प्यार मिलता है तो हम लोग को बहुत अच्छा काम करने का इंटरेस्ट जगता है। बस आप लोग का थोड़ा सहयोग चाहिए, थोड़ा दोस्तों को शेयर कीजिए, जो ज़रूरतमंद है उनको उन तक कम से कम शेयर कर दीजिए, जिससे कि हम लोग का एक एनर्जी मिल सके। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 दिनों तक चली लोहरदग्गा और लातेहार के जंगल में नक्सल विरोधी अभियान को क्या नाम दिया गया है? ठीक है, तो 12 दिन तक अभियान चला लोहरदग्गा और लातेहार में, तो उसका नाम क्या दिया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन डबल बुल। ठीक है, ऑपरेशन डबल बुल ये नाम दिया गया था ऑपरेशन को। 12 दिन तक चला था लोहरदग्गा और लातेहार के जंगलों में। इधर बहुत ज़्यादा जंगल पड़ता है और थोड़ा इधर ऐसा माना जाता है कि नक्सलियों का ज़्यादा एरिया होता है, तो इसीलिए इस क्षेत्र में ये अभियान चलाया गया। तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये अभियान जो है, इस तरह के बहुत सारे अभियान झारखंड में चलते रहते हैं, तो इसी तरह का ये अभियान है, 12 दिन तक चला। ठीक है, अब यहाँ पे बात आता है कि कुछ अभियान देख लेते हैं जो इसके पहले भी चला है झारखंड में, जैसे ऑपरेशन जस्टिस। अगर ऑपरेशन जस्टिस बोला जाए तो मजदूर को न्यूनतम मजदूरी से सुनिश्चित करने के लिए ये चला था। जैसे एक चला था ऑपरेशन जस्टिस। ऑपरेशन जस्टिस कहने का मतलब है कि मजदूरों को उसका न्याय दिलाने के लिए, मतलब न्यूनतम मजदूरी दिलाने के लिए, ये सुनिश्चित करने के लिए ये अभियान चलाया गया था, ऑपरेशन जस्टिस। इसी तरह से है ऑपरेशन, एक है आपका ऑपरेशन टोडरमल। तो ऑपरेशन टोडरमल जो है वो भूमि सुधार से संबंधित है, भूमि सुधार कार्यक्रम से संबंधित है। आपको पता है टोडरमल जो है वो संबंधित किससे है? वो संबंधित है अकबर से। अकबर के 9 रत्न में से एक टोडरमल भी था, और टोडरमल ने ही भूमि माप पैमाइश को डेवलप किया था। भूमि माप की जो पैमाइश होती है उसका विकास किसने किया था? टोडरमल ने किया था। ठीक है, तो भूमि सुधार से संबंधित कार्यक्रम को तेजी लाने के लिए ये अभियान चलाया गया था, ऑपरेशन टोडरमल, झारखंड में। इसी तरह से ऑपरेशन एक है आपका वरुण। ऑपरेशन वरुण पेयजल समस्याओं को दूर करने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन वरुण पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए चलाया गया था, ऑपरेशन वरुण। तो इसको भी थोड़ा सा दिमाग में रखना है। ऑपरेशन कॉम्ब, ऑपरेशन कॉम्ब जो है वो चलाया गया था धनबाद का जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे बहुत सारी चोरियाँ होती हैं, लूट मार होता है, वहाँ पे चोरी होता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन कॉम्ब चलाया गया था धनबाद के रेलवे स्टेशन पर। तो ये भी कभी कभी पूछ देता है। और ऑपरेशन जंगल जो गढ़वा क्षेत्र है वहाँ पे उग्रवादियों को पर काबू पाने के लिए और उग्रवादियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए ये चलाया गया था, ऑपरेशन जंगल गढ़वा के क्षेत्र में चलाया गया था। तो ऑपरेशन जंगल गढ़वा के क्षेत्र में उग्रवादियों को समाप्त करने के लिए, उस पर काबू करने के लिए। ऑपरेशन कॉम धनबाद के रेलवे स्टेशन पर चोरी समाप्त करने के लिए। ऑपरेशन वरुण पेयजल संबंधित जो समस्या है उसको समाप्त करने के लिए। ऑपरेशन टोडरमल भूमि सुधार कार्यक्रम को तेज करने के लिए। और ऑपरेशन जस्टिस ये न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए चलाया गया था। तो इन सभी अभियान को भी साथ साथ में दिमाग में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस जिले में प्राचीन औजार मिले हैं? तो किस जिले में प्राचीन औजार मिले हैं? तो ये लोहरदग्गा जिले में मिले हैं। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि लोहरदग्गा जिले में प्राचीन औजार मिले हैं।
अब यहाँ पे बात आया कुछ प्राचीन साक्ष्य से, तो एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 900 साल पुराना प्राचीन साक्ष्य बौद्ध का कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो हजारीबाग जिला से। हजारीबाग जिला से 900 साल पुराना पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है, बौद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है, इसको भी ध्यान में रखना है। तीनों काल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, जैसे पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो सिंहभूम से प्राप्त हुआ है। इसी तरह से प्रागैतिहासिक काल का साक्ष्य या केंद्र बिंदु कहाँ था, तो वो सिंहभूम था, तो इसको भी दिमाग में रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे इसको कहाँ पे है, तो इसको जो है हजारीबाग में ही स्थित है। यहाँ पे भूल भुलैया भी है, अंतरिक्ष में मानव सफ़र कर रहा है उसका भी प्रमाण यहाँ से मिला है। ठीक है, तो ये सब थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखना है। भूल भुलैया, अंतरिक्ष में मानव का साक्ष्य, इसको फिर बरसों पानी, सब ये सब हजारीबाग में है। और ये पुरातात्विक क्षेत्र से देखेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण स्थल है ये। इसी तरह से अगर रोमन कालीन सिक्का पूछा जाए तो कहाँ से प्राप्त हुआ है, सिंहभूम से प्राप्त हुआ है। इंडो सिथियन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, चाईबासा से प्राप्त हुए हैं। और कुषाण कालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, रांची से। तो कुषाण कालीन सिक्के रांची, इंडो सिथियन सिक्के चाईबासा और रोमन सिक्के सिंहभूम से प्राप्त हुआ है। इन सभी चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के किस विश्वविद्यालय में छात्रों को कौन सी विदेशी भाषा सिखाई जाएगी, तो जापानी भाषा सिखाई जाएगी। रांची विश्वविद्यालय में जो छात्र हैं उनको जापानी भाषा की शिक्षा दी जाएगी। अब यहाँ पे जापान का बात आया तो जापान की राजधानी कहाँ पे है, टोक्यो है, जो होंगशू द्वीप पर स्थित है, सबसे बड़ा द्वीप है उस पर स्थित है। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि होंशु द्वीप पर जापान की राजधानी स्थित है टोक्यो। ठीक है, जापान को क्या कहा जाता है, निप्पन देश कहा जाता है। जापान को निप्पन देश कहा जाता है, या उगता हुआ सूर्य का देश कहा जाता है, या तो पीत आतंक कहा जाता है। पीत आतंक कहने का मतलब होता है कि ये एक छोटा सा देश है लेकिन चाइना जैसा बड़ा बड़ा देश को ऐसा ही मात दिया था, मतलब इतना मारा था कि आप सोच में नहीं सकते हैं। मतलब चाइना को भी हराया है और बहुत सा रसिया तक को भी हराया है, कौन, जापान। तो इसको पीत आतंक कहा जाता है जापान को। और उगता हुआ सूर्य का देश भी इसको कहा जाता है। डूबता हुआ सूर्य का देश इंग्लैंड को कहा जाता है, और उगता हुआ सूर्य का देश किसको कहा जाता है, तो जापान को कहा जाता है। पीत आतंक भी इसी को कहा जाता है, निप्पन कंट्री भी इसी को कहा जाता है, जापान को ही कहा जाता है। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। हिरोशिमा और नागासाकी जो दो शहर पर अमेरिका बम गिराया था, वो दोनों बड़ा शहर है जापान का ही। ठीक है, यहाँ के बहुत फेमस रहे शिंजो आबे। जो शिंजो आबे प्रधानमंत्री यहाँ के थे, तो इनको हाल में ही क्या किया गया है, गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कहने का मतलब शिंजो आबे जो प्रधानमंत्री रहे थे, पूर्व प्रधानमंत्री, उनको गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। तो ये भी एक चर्चे का विषय रहा है। 2021 ईस्वी में भारत सरकार जो है इनको पद्म विभूषण दी थी, और 2022 ईस्वी में नेताजी पुरस्कार इनको मिला है, क्योंकि नेताजी से ये बहुत प्रभावित थे, इसीलिए इनको 2022 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित जो पुरस्कार दिया जाता है वो इनको दिया गया है। तो इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में झारखंड के कितने जिलों में बुलेट ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। हाल ही में झारखंड के कितने जिलों में बुलेट ट्रेन की शुरुआत की जाएगी, तो ये 4 जिलों में बुलेट ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। एक्चुअली में जो वाराणसी है उत्तर प्रदेश का, वहाँ से ये हावड़ा तक के लिए, हावड़ा पश्चिम बंगाल तक के लिए ट्रेन गुजरेगी। तो कहने का मतलब है कि ये सीधा मार्ग से गुजरेगी, तो वाराणसी से होते हुए बिहार घुसेगी। तो बिहार से हमको नहीं मतलब है यहाँ पे कि बिहार में कहाँ घुसेगी और कितना दूरी तय करेगी, किस ज़िले से तय करेगी, लेकिन ये जब झारखंड में घुसेगी तो झारखंड में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो झारखंड में 4 जिलों से होकर गुजरेगी और फिर इधर पश्चिम बंगाल में घुस जाएगी और हावड़ा तक जाएगी। तो वाराणसी से हावड़ा रूट जो है उसको कंप्लीट करने के लिए ये झारखंड के 4 जिलों से होकर गुजरेगी, जिसमें से पहला ये हजारीबाग है, उसके बाद एक कोडरमा है, उसके बाद गिरिडीह और उसके बाद धनबाद, और धनबाद के बाद ये पश्चिम बंगाल में निकल जाएगी। तो दिमाग में रखना है कि जब वाराणसी से हावड़ा तक के लिए कंप्लीट करेगी रूट को, तो ये 4 जिलों से होकर गुजरेगी। उसमें हजारीबाग, फिर कोडरमा घुसेगी,
फिर वो गिरिडीह घुसेगी, फिर नीचे धनबाद घुसेगी और फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाएगी। इस तरह से 4 जिलों से होकर ये बुलेट ट्रेन यहाँ से गुजरेगी झारखंड से। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे बुलेट ट्रेन का बात आया, तो बुलेट ट्रेन का जो एक प्रकार से फादर देश बोला जाता है जापान है। कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरीक़ा से बुलेट ट्रेन का कहाँ से आया था, तो जापान दिया था। अब पहला जो बुलेट ट्रेन है गुजरात से मुंबई तक चलेगा, गुजरात से महाराष्ट्र के बीच में चलेगा पहला, और पहला जो उसका बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा वो सूरत में बनेगा। पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ बनेगा, सूरत में बनेगा, तो इसको भी ध्यान में रखना है। और देश में जो बुलेट ट्रेन का कॉन्सेप्ट पूरी तरीक़ा से जापान से हमें मिला है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिंजो आबे का था। जापान दिया है बुलेट ट्रेन का कॉन्सेप्ट, लेकिन सबसे ज़्यादा शिंजो आबे का महत्वपूर्ण भूमिका था। अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा बुलेट ट्रेन जो है उड़ाता है कौन, तो ये चीन उड़ाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वो भी कहाँ से सीखा है, तो जापान से सीखा है। जापान बुलेट ट्रेन का कॉन्सेप्ट लाया था, लेकिन इस सीख कर चाइना सबसे ज़्यादा बुलेट ट्रेन अभी चला रहा है। चाइना जापान से भी ज़्यादा चाइना बुलेट ट्रेन चला रहा है। अब भारत जो है अभी नहीं चला रहा है, लेकिन भारत इसके ऊपर में कार्य कर रहा है। अब देखिए कब तक चलता है, लेकिन सूरत में पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनेगा। तो इन सभी बातों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए, अगर आप लोग का प्यार सपोर्ट मिलेगा तो हम इससे भी अच्छा वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। बस थोड़ा आप लोग का साथ की ज़रूरत है। और आप चाहते हैं कि इसी तरह का कंटेंट मिले, इस तरह का रिलेट करके बताया जाए, तो आप मतलब कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, हम लोग का हौसला बढ़ाइए, क्योंकि मेरा टीम बहुत अच्छा काम करने के लिए रेडी है, लेकिन आप लोग का सपोर्ट बहुत अच्छा नहीं मिल रहा है, जिसके कारण टीम काम नहीं कर पा रही। थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए। अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो रेड वाला बटन को दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और थोड़ा जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनको ज़रूरत है, अपने दोस्तों में शेयर भी किया कीजिएगा, जिससे हम लोग का हौसला बढ़ेगा। तो हम इसी तरह का वीडियो आप लोग के सामने लाते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।